हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का डीडी साइंस एकेडमी लालसोट दौसा में ऑनलाइन क्लासेज के लिए मोस्ट वेलकम। आज हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पर अध्ययन करेंगे। मैं सुदामा फौजदा, लेक्चरर मैथमेटिक्स, आपको 11th क्लास के टॉपिक सम्मिश्र संख्या, इसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर से बताया जाता है, कहा जाता है। तो सम्मिश्र संख्या पढ़ने से पहले हम आपको वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप वास्तविक संख्याएं 9th क्लास से 8th, 9th, 10th में पढ़ के आए हो। तो वास्तविक संख्याएं जो वास्तव में आपके लिए काम आती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो आपको पता होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। आप 11th के स्टूडेंट हो, क्योंकि आप इस चीज़ से कुछ जान के आए हो। वास्तविक संख्याओं के बारे में बताना चाहूँगा। वास्तविक संख्या में परमेय रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर बोला जाता है, जिसमें क्या इंक्लूड होती है? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिलाकर रियल नंबर बनते हैं। परमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, अपरमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक संख्याओं में से यदि आप परमेय संख्याओं को निकाल देंगे तो क्या निकल के आता है? अपरमेय संख्या। परमेय संख्याओं को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, अपरमेय संख्याओं को Q कॉम्प्लीमेंट्री से व्यक्त किया जाता है। तो रियल नंबर को R से व्यक्त किया जाता है। ये आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ के आए हैं कि समुच्चय में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल R से, परमेय संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल Q से, अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल Q कॉम्प्लीमेंट्री से। क्योंकि वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि समुच्चय को कैपिटल लेटर से व्यक्त किया जाता है। तो ये आपको वास्तविक संख्याओं पर चर्चा रही। इसमें वास्तविक संख्याओं में क्या होता है? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत की ओर संख्याएं होती हैं। माइनस अनंत कोई संख्या नहीं होती, जैसे कोई रियल नंबर लाइन होती है माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर। ये सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब आपको सम्मिश्र संख्याओं पर हम बताने जा रहे हैं। तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्याओं से पहले मैं आपको एक संख्या बताऊंगा जो वास्तव में नहीं होती। वास्तव में नहीं होती वो कैसी है? काल्पनिक संख्या। वास्तव में नहीं होती वो संख्याएं, मतलब हमारी इस दुनिया में, मतलब कहते हैं कि रियल लाइफ में नहीं है, ये इमेजिनरी लाइफ में है वो।
काल्पनिक, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हो, हर चीज़ मान के चलते हो, तो वो एक तरह से कल्पना में है, इसलिए उनको काल्पनिक संख्याएं नाम दिया गया है। तो काल्पनिक संख्या है, सम्य संख्याओं से पहले मैं काल्पनिक संख्याएं बताऊंगा। काल्पनिक संख्या इनको बोलते हैं इमेजिनरी, IM लिख रहा हूं मैं, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। आप सभी 10th क्लास में समीकरण पढ़ के आए हो। समीकरण में क्या होता है, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये x² प्लस x, मतलब एक समीकरण होता है, ऐसे लिख रहा हूं पहले, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्वैघात समीकरण होता है। इसके आप मूल निकालते हो किस सूत्र से, धराचार्य सूत्र से, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा इस हिसाब से बताऊंगा कि मूल है ये, दो मूल निकलेंगे, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो इसके द्वैघात समीकरण है तो इसके दो मूल निकलेंगे, तो ये मूल निकालने का इस हिसाब से है। अब दो प्रकार के मूल होते हैं, एक तो होते हैं वास्तविक मूल, एक होते हैं काल्पनिक मूल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल 0, तो मूल है आपके वास्तविक, तब मूल है आपके वास्तविक। यदि b² माइनस 4ac लेस 0, तो मूल है आपके काल्पनिक, तो काल्पनिक की बात यहाँ आप समझ चुके हो। तो देखें, मैं आपको एक द्वैघात समीकरण लेके चल रहा हूँ, तो काल्पनिक मूल कैसे आते हैं, मतलब b² माइनस 4ac वास्तविक मूल नहीं है, वहाँ काल्पनिक मूल है। एक द्वैघात समीकरण लेके चल रहा हूँ, x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इसके आप मूल निकालेंगे, x बराबर b की जगह क्या है माइनस 1, x² प्लस bx, a की जगह भी 1, b की जगह भी 1, c की जगह भी 1, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर आप यदि मूलों को देखें तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 अपॉन 2। यहाँ अंडर रूट में -3 आ गया, इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको बताया था कि b² माइनस 4ac लेस 0 है। यहाँ b² माइनस 4ac कितना है, आपने निकाला है -3। b² माइनस 4ac यदि लेस 0 है तो आपके मूल काल्पनिक आएंगे। काल्पनिक का मतलब है इमेजिनरी। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा आगे, यहाँ भी थोड़ा सा समझा रहा हूं कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आएगा अपॉन 2। इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट -3 का मतलब ये हो गया बेटा कि अंडर रूट -3 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 है, और अंडर रूट -1 आयोटा। तो अब मैं आपको वापस, क्योंकि अंडर रूट -1 बराबर मैंने आयोटा लिखा है, अब वापस उसी टॉपिक पर आ रहा हूं जो लिख रखा है मैंने, काल्पनिक संख्या। कि काल्पनिक संख्याएं होती क्या है, तो देखें, या आप मूल निकालते हैं, यहाँ पर काल्पनिक मूल आ जाते हैं, वास्तविक मूल नहीं है।
ये दोनों ही काल्पनिक मूल हैं। अब देखो काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं में परिभाषा के द्वारा कुछ बताऊंगा मैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग जिनका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या है। काल्पनिक संख्या है वे संख्याएं जिनका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। जैसे अभी आपने √-3 बराबर √3 आयोटा लिखा था। मैंने क्या कहा है? वे संख्याएं जिनका वर्ग, अब वर्ग करें इसका तो देखो -3 √ को 1/2 ऊपर स्क्वायर, तो यदि घातें लग रही हैं इस हिसाब से तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो क्या आएगा -3 1/2 गुणा 2 या √ का स्क्वायर करेंगे तो √ हट जाता है, तो ये -3 आएगा। तो परिभाषा को दोबारा जाना, वे संख्याएं जिनका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या ही आ रहा है, वे संख्याएं जिनका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या है, वे संख्याएं काल्पनिक संख्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो ये √-3 का मैंने वर्ग किया तो -3 ये ऋणात्मक ही आ रहा है, नेगेटिव। तो इस √-3 को क्या कहेंगे? आपको पहले भी बता चुका हूं, √-3 को बराबर √3 आयोटा। जहां आयोटा क्या है? जहां आयोटा बराबर √-1। ये आयलर एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ये मान दिया था कि आयोटा बराबर √-1 होता है। एक आगे ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, तो इसी हिसाब से देखें और एग्जांपल देखो। आप इसको भी कैसे लिख सकते हैं? √4 √-1 4 का वर्गमूल 2 √-1 ये भी काल्पनिक संख्या है। √-5 ये भी काल्पनिक संख्या है। √-7 ये भी काल्पनिक संख्या है। जब मैं कहूं √7 ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है। क्योंकि यदि इसका वर्ग करेंगे, वे संख्याएं जिनका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या है वही काल्पनिक संख्या कहलाएंगी। यदि इस √7 का यदि वर्ग करते हैं, हम स्क्वायर करेंगे तो वो 7 आएगा, वो धनात्मक संख्या आएगी, तो वो काल्पनिक संख्या नहीं है, वो क्या है? वास्तविक संख्या। क्योंकि वास्तविक संख्या में मैंने बताया था √ की भी संख्या आती है, परमीय और अपरमीय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, अब काल्पनिक संख्या।
यदि मैं आपसे कहूं कि सम्मिश्र संख्या, मतलब काल्पनिक संख्याओं के बाद में सम्मिश्र संख्या, यदि एक काल्पनिक संख्याओं में दो नोट में मैं बता रहा हूं इस हिसाब से कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल क्या होता है। मैं आपको लिख रहा हूं, एक उससे पहले ये लिख रहा हूं, वास्तविक संख्या का वर्गमूल। आपसे मैं पूछना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से कि वास्तविक संख्या का वर्गमूल क्या वास्तविक ही होता है। वर्गमूल का मतलब अंडर रूट। सभी स्टूडेंट से मैं पूछना चाहूंगा कि वास्तविक संख्या का वर्गमूल क्या वास्तविक ही होता है। आप बताएं, ये भी वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। देखो 7 और -7 लेके चल रहा हूं। मैंने कहा था कि वास्तविक संख्या का वर्गमूल क्या होता है। वास्तविक संख्या का वर्गमूल, ये वास्तविक संख्या है 7, इसका वर्गमूल, तो ये कौन सी संख्या है। ये भी -7 वास्तविक संख्या है, इसका भी वर्गमूल। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बेटा वास्तविक संख्या का वर्गमूल वास्तविक हो भी सकता है, नहीं भी। मतलब हो भी सकता है यस और नो। वास्तविक संख्या का वर्गमूल यहां लिख सकते हो वास्तविक। इसका मतलब आप समझ गए हो कि वास्तविक संख्या का वर्गमूल वास्तविक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये एक रियल नंबर ही होती है और ये इमेजिनरी नंबर ही होती है। ये इमेजिनरी नंबर होती है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वास्तविक संख्या का वर्गमूल एक वास्तविक संख्या ही होती है। यहाँ ये रियल नंबर है, यहाँ इमेजिनरी नंबर है, ये काल्पनिक संख्या है। तो आपसे मैं ये कह सकता हूं कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल एक काल्पनिक संख्या ही होती है। दैट क्लियर। ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होती है। धनात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या होती है। धनात्मक वास्तविक और ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होती है। ओके, अब आगे काल्पनिक संख्याओं से आगे मैं चर्चा करूंगा सम्मिश्र संख्या, जो कि आपका टॉपिक है सम्मिश्र संख्या। देखें सम्मिश्र संख्या, इसको भी हटा रहे हैं टॉपिक पर। अब चर्चा में सम्मिश्र संख्या, यदि इस प्रकार से कोई संख्या लिखी हुई है, तो वो सम्मिश्र संख्या कहलाती है। a + i b के रूप में।
या ए रियल नंबर होती है, बी भी रियल नंबर होती है। ओके, इस प्रकार का कोई व्यंजक है तो वो सम्मिश्र संख्या में आएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या 0 को इस रूप में लिख सकते हो? लिख सकते हैं। 1 को लिख सकते हो? लिख सकते हैं। 2 को लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे 2 प्लस और -3 को लिख सकते हैं, -3 प्लस आयोटा डॉट -5 को ऐसे √5 को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं √5 प्लस आयोटा डॉट। तो मैं आपसे एक बात कहूं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अगर काल्पनिक संख्या को भी सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हो। जैसे मैं कहूँ 2 आयोटा को लिखना है सम्मिश्र संख्या में, कैसे लिखोगे? 0 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। -3 आयोटा को लिखना तो 0 - 3। तो काल्पनिक संख्या को भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, सम्मिश्र संख्या को क्रमित युग्म में भी लिखा जाता है। सम्मिश्र संख्या को क्रमित युग्म, और क्रमित युग्म क्या होगा बेटा इसका? देखो ये होगा ए बी, ऐसे ए और बी वास्तविक संख्या है। अब आगे देखें, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, इस रूप में लिखी गई है। किसी संख्या में मैं क्या जोड़ूं कि वो ही संख्या आए? तो आप सभी जानते हैं 0। यदि किसी संख्या में मैं 0 जोड़ूंगा तो क्या आएगी? वो ही संख्या आएगी। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? योज्य तत्समक। योज्य तत्समक। तो सम्मिश्र संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या होगा बेटा? z + 0 बराबर z। कैसे लिखेंगे इसको योज्य तत्समक को? 0 प्लस आयोटा 0। ओके, नेक्स्ट योज्य तत्समक की बात हो गई। सम्मिश्र संख्या में मतलब कोई संख्या सम्मिश्र, किसी संख्या में मैं किसका गुणा करूं कि वही संख्या आ जाए? 1 का गुणा करूंगा और 1 क्या हो गया यहाँ? गुणन तत्समक। बेटा ध्यान रखना, हमेशा जो आपका योज्य तत्समक होता है वो क्या होता है? 0, और गुणन तत्समक जो होता है वो इकाई होता है। ओके, अब आगे 1 सेकेंड। अब देखिए गुणन तत्समक। सम्मिश्र संख्या के लिए गुणन तत्समक अभी बताया था। तो इस 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस आयोटा डॉट, मतलब सम्मिश्र संख्या के रूप में 0 प्लस आयोटा 0 योज्य तत्समक है, और गुणन तत्समक 1 प्लस आयोटा 0। ये तो हुआ योज्य तत्समक और गुणन तत्समक। अब आगे 2 चीज और होती हैं, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। मैं आपसे कहूं कि किसी संख्या में मैं क्या जोड़ूं कि योज्य तत्समक आए? तो आप
जानते हो -1। किसी संख्या में क्या जोड़ूं कि 0 आए तो माइनस। तो यहाँ पर इसका ये है इसका योज प्रतिलोम, इसको क्या बोलते हैं? योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम। तो z के लिए योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -z। z के लिए योज प्रतिलोम -z। अब किसी संख्या में मैं किसका गुणा करूं कि 1 आए? ये योज तत्समक, गुणन तत्समक, योज प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं बेटा। किसी संख्या में मैं किसका गुणा करूं कि 1 आए? तो आप जानते हो 1/a का गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 1। और ये क्या हो जाएगा? गुणन प्रतिलोम। तो देखें, मैं आपसे कहूं कि 2 का योज प्रतिलोम क्या है? -2, क्योंकि 2 + -2 = 0। मैं कहूं -2 का कितना है तो इसमें माइनस चिन्ह लगा देंगे, मतलब आपस में क्या आना चाहिए? 0। इसी प्रकार मैं कहूं आपसे 2 का गुणन प्रतिलोम क्या है? 1/2। 1/2 का गुणन प्रतिलोम क्या है? 12। मतलब दोनों का आपस में क्या आना चाहिए? इकाई। ये हुआ गुणन प्रतिलोम। तो सम्मिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? जैसे यहाँ पर सम्मिश्र संख्या का योज प्रतिलोम -z है, तो सम्मिश्र संख्या का जो गुणन प्रतिलोम है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/z या z इनवर्स। इसको z इनवर्स भी लिख सकते हैं। और ये सम्मिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम पर आगे मैं 2 पंक्तियां और बता रहा हूं, 2 स्टेप है कि सम्मिश्र संख्या का गुणन प्रतिलोम किस प्रकार से निकालते हैं। देखो, ये है a + i/b, तो इसका गुणन प्रतिलोम a + i/b। इसमें क्या होता है? ऊपर नीचे संयुग्मी का गुणा किया जाता है। ये भी आपको पता चल गया कि ये क्या है? सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी। तो ध्यान रखना, इसी स्टेप में मैं बता रहा हूं कि a + i/b का मतलब ये सम्मिश्र संख्या है, इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होगी? a - i/b। मतलब यहां आपको माइनस लगाना है, ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ओके, तो देख ऊपर हो जाएगा a - i/b और नीचे क्या हो जाएगा? a + b, a - b, a² - b² बराबर। आप जानते हो कि आयोटा बराबर √-1 होता है, तो आयोटा² बराबर क्या होगा? -1। a - i/b/a² + b²। ये आपकी सम्मिश्र संख्या के रूप में नहीं है अभी, तो इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में बेटा कैसे लिखते हैं? ऐसे भागों में तोड़ देते हैं। a² + b² - iota, तो यहाँ b लिख लेना, b iota a² + b²। ठीक है, क्योंकि ये वास्तविक भाग होता है ये, और ये काल्पनिक भाग होता है। तो ये वास्तविक भाग और ये आपका काल्पनिक भाग। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के बारे में यही बता रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, अब आपसे इन सभी के ऊपर एग्जाम्पल देखें बेटा। कोई सम्मिश्र संख्या है z = 2 + 3 iota। मैं कहूं इसकी संयुग्मी क्या होगी? तो अभी बताया था 2 - 3 iota, और संयुग्मी संख्या को z बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। इस सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम क्या होगा? प्रतिलोम कौन सा? योज।
देख लो बेटा, योज्य प्रतिलोम क्या होगा, बराबर माइनस जेड, बराबर क्या होगा -2 - 3 आइटा। मैं कहूँगा आपसे तो योज्य तत्सम वो तो आप निकाल लेंगे, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। मैं कहूँगा आपसे गुणन प्रतिलोम क्या होगा बेटा, इसका गुणन प्रतिलोम जेड इनवर्स बराबर 1/z बराबर, अभी मैंने बताया था कि a प्लस आयोटा b का गुणन प्रतिलोम, तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा 1/z बराबर a माइनस आयोटा b था 2 - 3 आयोटा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सूत्र से भी लिख सकते हो, यहाँ आपको यहाँ लिख दूंगा मैं, कोई बात नहीं है, 1/z 2 - 3 आयोटा अपॉन a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की जगह क्या है बेटा 2, b की जगह क्या है 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा अपॉन 4 और 9 13, सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखूंगा तो -3 × 13 आयोटा। ये क्या है, तो इस आपको सम्मिश्र संख्या का योज्य तत्समक, गुणन तत्समक, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम आपको हम इस वीडियो में बता चुके हैं। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या को भी हम इसमें आपको अध्ययन करा चुके हैं। यदि आपको मेरी वीडियो जो पढ़ाया हुआ है आज यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर यदि आपको बताऊंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, तो आप वहां से देखें। डीडी साइंस एकेडमी आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल, वहाँ खोलें और आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाना चाहिए, एक एक स्टेप आपको क्लियरली बताया गया है। तो यदि कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट में या वहाँ बता सकते हो। नहीं, आपको यदि और अच्छे से मतलब ऑफलाइन के द्वारा, अब तो आप ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पढ़ रहे हो, यदि आपको ऑफलाइन के द्वारा यदि आना है, देखना है आपको कि किस प्रकार से अच्छी तरीके और डेस्क्राइब रूप में, तो आप डीडी साइंस एकेडमी लाल चौक आपके क्षेत्र में है, वहाँ आ सकते हो, संपर्क कर सकते हो। इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आपसे इस पर आगे और टॉपिक है उस पर हम चर्चा करें। सम्मिश्र संख्या का चैप्टर स्टैंडर्ड चैप्टर अच्छा है चैप्टर, एक एक पॉइंट्स को आपको और आगे सम्मिश्र संख्या का मापांक है, सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण है, कोणांक है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स आप देखें इस वीडियो को। ओके।